नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के पाठ में। इसमें हम छायावाद पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठभूमि और परिवेश। छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य धारा का कलेवर छायावादी काव्य में पूरी तरह बदल जाता है। समाज और राजनीति के वैश्विक घटनाक्रमों का प्रभाव भारतीय जनमानस पर भी पड़ रहा था। पूंजीवाद और आधुनिकतावाद के बीच से नई नई विचार प्रणालियां भी उभर कर सामने आ रही थीं। वस्तुतः उत्पादन की प्रणालियों ने हमारी सामाजिक अधिरचना को खूब प्रभावित किया। इसमें नई शिक्षा पद्धति से युक्त भारतीय युवा मन अब तमाम बेड़ियों और बंधनों में छटपटा रहा था। भारत में चलने वाले राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों ने छायावादी काव्य के विकास के लिए पर्याप्त अवकाश प्रदान किया। भारतीयों में वैश्विक पटल के ज्ञान और वैश्विक आंदोलनों के प्रभाव के कारण मुक्ति की आकांक्षा के भाव प्रस्फुटित होने लगे। सामंती सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक परवस्था के बीच स्वच्छंद भावों का प्रकटीकरण के लिए नए भावबोध, नवीन शिल्प, नई भाषा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। छायावाद की कविता इन सभी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति का उद्भास कर रही थी। आधुनिकता के आगमन ने मनुष्य के भीतर कौतूहल और जिज्ञासा का भाव भर दिया। प्रत्येक अज्ञात को ज्ञात कर लेने की लालसा की अभिव्यक्ति का माध्यम कविता भी बन रही थी। इस युग की कविता में राष्ट्रीय जागरण के ओजपूर्ण स्वर से लेकर सहज मनोभावों की अभिव्यंजना हो रही थी। इस युग की कविता नाना अर्थ संभावनाओं से भरी है। यही कारण है कि अपनी आरंभिक अवस्था में छायावादी कविताओं की व्याख्या और इसके नामकरण को लेकर अनेक मत सामने आते हैं। आरंभ में छायावाद का प्रधान गुण अस्पष्टता को बताया गया। छायावाद के भीतर अज्ञात को ज्ञात कर लेने की भावना के कारण कुछ लोगों ने इसे रहस्यवाद का निकटवर्ती माना। फिर सूक्ष्मता और विराट कल्पना शक्ति के प्रभाव में आध्यात्मिकता का लेप भी छायावादी कविताओं पर चढ़ा दिया गया। कतिपय विद्वानों ने इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की प्रबलता को स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव में देखते हुए शक्ति काव्य कहा। इन सभी मान्यताओं को हम आगे छायावाद की परिभाषा और आशय के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। छायावाद का आशय और परिभाषा। छायावाद की कविताओं ने अपने नएपन के कारण लोगों को आकृष्ट किया। छायावादी कविताएं अपने कथ्य और शिल्प में अपनी समस्त पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से बिल्कुल ही भिन्न थीं। इन कविताओं की बनावट और बुनावट के कारण इनके लक्षणों को पहचानने का प्रयास किया जाने लगा। छायावाद की पहली कविता जूही की कली 1916 को माना जाता है। कुछ लोग छायावाद की पहली रचना सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रह वीणा को मानते हैं, लेकिन छायावाद का युग निर्विवाद रूप से 1918 से 1936 तक माना जाता है। नामवर सिंह का आधार लेकर कहें तो सन 1920 तक ऐसी कविताओं के लिए छायावाद नाम मान्य हो गया था। जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से सन 20 में 4 निबंध प्रकाशित हुए थे। छायावाद क्या है? शीर्षक निबंध में मुकुटधर पांडे ने छायावाद के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा है, अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। मुकुटधर पांडे के इस कथन से 2 बातें प्रचलन में आ गईं कि छायावाद का संबंध रहस्यवाद से है और छायावाद की कविता पर यूरोपीय और बांग्ला साहित्य का प्रभाव है। संभवतः यहीं से अनंतर में छायावाद पर
यूरोप के रोमांटिसिज्म के प्रभाव को रेखांकित करने की धारणा का विकास हुआ। सुशील कुमार ने सरस्वती 1921 में हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध में लिखा है, छायावाद का प्रधान गुण है अस्पष्टता। भाव इतने स्पष्ट हो जाएं कि वे कल्पना के अनंत गर्भलीन हो जाएं। मेरी यह सम्मति है कि शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर अविनाशी हैं। वह तो अज्ञेय हैं, अनंत है, अतएव हमें भाषा को वह रूप देना चाहिए जिससे वह नीरव हो जाए, वह कर्णश्रुत न होकर हृदय गम्य हो, इंद्रिय गोचर न होकर आत्मा से ग्राह्य हो। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया कि ईसाई संतों के छायाभास फैंटस्माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद सिंबलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थीं। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। जाहिर है आचार्य शुक्ल ने रोमांटिसिज्म और मिस्टिसिज्म का विभेद करते हुए छायावाद को ईसाइयत के आध्यात्मिक रहस्यवाद का समकक्ष बताया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थ संभावना की बहुआयामिता के विपरीत अन्योक्ति मूलकता पर अधिक बल दिया है। वे कहते हैं, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद के साथ आध्यात्मिकता का प्रभाव बाद के दिनों तक बना रहा। छायावाद के प्रबल समर्थक नंदुलारे वाजपेयी ने भी छायावाद का अभिप्राय आध्यात्मिक छाया का भान ही माना है। वे लिखते हैं, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। इस क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा भी अचेतन रहस्य लोक की यात्रा कराती है। वे छायावाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, छायावादी कविता बाह्य इंद्रिय बोध तथा चेतन मन की सीमाओं को पार कर अचेतन के रहस्य लोक में पहुंचती है और जाने अनजाने का मर्मोद्घाटन करती है। विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के क्रम में डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। डॉक्टर नामोर सिंह ने छायावाद के अभिप्राय को सभी विद्वानों के मतों के आलोक में समेकित किया है और रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, छायावाद को एक ही काव्यधारा की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां मानते हैं। छायावाद के संबंध में उनका कथन समग्रता के साथ सभी विद्वानों की परिभाषाओं का समाहार भी प्रतीत होता है। उनका कथन है कि जिस तरह अन्य साहित्यों में अनेक प्रवृत्तियों के पुंज रोमांटिक काव्य को एक संज्ञा रोमांटिसिज्म दी गई है, उसी तरह अनेक प्रवृत्तियों के पुंज छायावादी काव्य को भी एक ही नाम देना चाहिए। कहना न होगा कि यह एक नाम छायावाद ही हो सकता है। छायावाद नाम सबसे पुराना होने के साथ ही प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 36 के मध्य लिखी गईं। छायावाद के अभिप्राय एवं निहितार्थ को स्पष्ट करने के उपरांत नामवर सिंह एक व्यवस्थित और सर्वमान्य परिभाषा देते हैं जो छायावाद की प्रवृत्तियों और विशेषताओं को स्पष्टतः रूपायित करती है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर
पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद की यह परिभाषा छायावादी काव्य की अर्थ संभावना को उजागर करती है और इसके लक्ष्यों तथा चिंताओं की विवेचना भी कर देती है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जिनकी परिचय और रचनाओं का विवरण हम आगे प्राप्त करेंगे। पहले कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में हुई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रेम पथिक, करुणालय, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1899 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज। सांध्य काकली का प्रकाशन निराला की मृत्यु के उपरांत हुआ था। अपरा और राग विराग इनकी कविताओं का संचयन है। तीसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सन 1900 ईस्वी में और मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, युगांतर, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, अतिमा, सत्यकाम, उत्तरा, रजत शिखर, ज्योत्सना, मेघनाथ वध, चिदंबरा। पंत को 1968 ईस्वी में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद के लिए सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चौथे महत्वपूर्ण कवि के रूप में महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सन 1907 ईस्वी में तथा मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके उपरांत हम छायावाद की विशेषताओं पर बात करेंगे। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्रमशः इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है मुक्ति की आकांक्षा। छायावाद की कविताओं से भान होता है कि छायावाद का केंद्रीय स्वर मुक्ति का स्वर है। इसमें निज से लेकर समाज तक, समाज से लेकर राष्ट्र तक मुक्ति की स्वर लहरी सुनाई पड़ती है, जिसके कारण निराला प्रिय स्वतंत्र रव गाते हैं और एक कदम आगे बढ़ते हुए अमीरों की हवेली होगी गरीबों की पाठशाला की घोषणा कर देते हैं। यह मुक्ति का प्राबल्य ही है कि महादेवी वर्मा कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो कहती हैं और प्रसाद का मन औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ में रमता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि छायावाद का कवि आत्मविस्तार के द्वारा मुक्त होने और मुक्त करने की समस्त प्रक्रियाओं के साथ खड़ा है। मनुष्य की मुक्ति की भांति ही कविता की मुक्ति की बात को निराला ने भी स्वीकार किया है। अपने परिवेश के कारण जो मनोभाव छायावादी कविता के भीतर पनप रहे थे, उसे अभिव्यक्त करने में पुरानी भाषा और शिल्प उपयुक्त नहीं जान पड़ रहे थे। नई भाषा, नया बोध, नए भाव के लिए नवगति, नवलय, ताल, छंद नव की मांग सर्वथा उचित ही प्रतीत हो रही थी। दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों को प्रकृति के विराट स्वरूप ने आकर्षित किया। इस आकर्षण के पीछे एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी।
रीतिकालीन कवियों की वाग्धारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित हो रही थी, जिससे मुक्ति और विस्तार के लिए प्रकृति की ओर देखना स्वाभाविक था, तथा जिस सामंती परिवेश में लाल कपोल ललाई को लेकर भोगवादी कविताएं रची गईं, उस दृष्टि संकुचन के विस्तार और स्वाभाविक प्रेम के आलंबन के रूप में प्रकृति प्रेम की उपस्थिति सहज ही है। पंत का कहना है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। जाहिर है, छायावादी कवियों की दृष्टि व्यक्ति से जग की ओर प्रसारित हो रही थी। प्रकृति के विराट स्वरूप के दर्शन से जो जिज्ञासा भाव उत्पन्न हुआ, उसने स्व से पर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। इस आत्मविस्तार यानी प्रकृति प्रेम ने ही राष्ट्रीयता की भावना का भी प्रसार किया। प्रकृति प्रेम का राष्ट्र से अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, कण, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी सुध करके विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। छायावादी काव्य में प्रकृति का आलंबन लेकर निजी अनुभूतियों की प्रेम धार बहती है, तो प्रकृति के आलंबन में ही ओज की गर्जना युक्त राष्ट्रीय भावना भी फूट पड़ती है। बादल में रणघोर कठोर की ओजस्वी तान को नई भाषा में सुना जा सकता है। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में निज भर रोर, झर 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 निर्झर गिर झर में, घर मरु तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रण घोर कठोर राग, अमर अंबर में निज भर रोर। तीसरी विशेषता रहस्यवाद है। आधुनिक मनुष्य के भीतर विज्ञान की उपस्थिति ने जिज्ञासा का भाव भर दिया। वह अपने भीतर के उमड़ते घुमड़ते सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगा। वह कौन, क्या, कैसे, किंतु जैसे शब्दों से अज्ञात को ज्ञात कर लेने की चेष्टा करने लगा। संसार के भीतर होने वाली प्रत्येक घटना के लिए उसके मन में प्रश्नाकुलता पैदा हुई। वस्तुतः छायावाद के भीतर रहस्य भावना पलायन वृत्ति के कारण ओढ़ी हुई नहीं है, अपितु अज्ञात को ज्ञात करने की उत्कट अभिलाषा है। कौन तम के पार वह रेक है, अखिल पल के स्रोत जल जग गगन घन घन धार, रेक है। यहाँ तम के पार झांकने की इच्छा विज्ञान और आधुनिकता के कारण है। अदृश्य को ईश्वरीय मानकर अंधविश्वास की गोद में बैठने के विपरीत अदृश्य को दृश्यमान कर लेने की आकुलता है। छायावादी काव्य में यदि व्यक्तिगत प्रेम का प्रस्फुटन होता है, तो वहाँ एक झीना आवरण मिलता है। प्रेम की सहज अभिव्यक्ति को रूढ़िबद्ध समाज स्वीकार नहीं कर पाता है। छायावादी कवियों के यहाँ प्रेम के भावों का प्रकटीकरण अवश्य ही एक महीन आवरण में होता है, किंतु यह आवरण अपारदर्शी नहीं है, बहुत हद तक पारदर्शी है। इसको हम जयशंकर प्रसाद की इस कविता से समझ सकते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए।
चौथी विशेषता है स्त्री स्वातंत्र्य। छायावादी काव्य में स्त्री को मनुष्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले भिन्न भिन्न स्त्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोटियां निर्धारित की गई थीं, किंतु इन कोटियों में सहभाव कहीं नहीं था। स्त्री का दुख दर्द नहीं था, जीवन संघर्षों का लेखा नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे समाज में नागरिकता हासिल नहीं थी। उसके अधिकारों की बात भला कौन करता। द्विवेदी युग में स्त्रियों की दारुण स्थिति की ओर कवियों का ध्यान गया था, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में स्त्री को जो स्थान छायावाद में प्राप्त हुआ वह उल्लेखनीय है। स्त्री को नागरिक का स्थान दिलाने में स्वाधीनता आंदोलन का गहरा प्रभाव है। स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी ने तमाम पूर्ववर्ती धारणाओं को निर्मूल कर दिया। इस संबंध में डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, नारी के प्रति पहले जो दया का भाव था वह बदल गया। इस युग में नारी ने पुरुष की दया के स्थान पर अपने अधिकारों की मांग की। इस अधिकार भावना ने नारी पुरुष के बीच कहीं समानता का भाव पैदा किया, कहीं स्पर्धा का भाव और कहीं उसकी शक्ति स्वीकार का भाव। कुल मिलाकर भिखारिणी अब स्वामिनी बनी। समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव कविता पर भी पड़ता है। छायावाद में स्त्री के प्रति सहभाव का उल्लेख पंत की इन पंक्तियों में मिलता है। अकेली सुंदरता कल्याणी, सकल ऐश्वर्यों की संधान, देवी माँ सहचरी प्राण। छायावाद में स्त्री सहचरी और स्वाभाविक प्रेम की सहभागी हो गई। वह एक नागरिक के रूप में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। पांचवी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। आत्म से विश्व तक की मुक्ति की कल्पना छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह विशेषता मुक्ति के स्वर का सर्वाधिक उद्भासित रूप है। छायावाद की कविता का रोम रोम स्वाधीनता आंदोलन के मुक्ति प्रयासों का जयगान करता है। इन कविताओं में कहीं बहुत ही मुखरता के साथ तो कहीं बहुत ही कलात्मक रूप में स्वातंत्र भाव को पिरोया गया है। पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, छत्रपति शिवाजी का पत्र, जागो फिर एक बार में राष्ट्रीय भावना का आवेग मिलता है। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध गीत से इस भावना को स्पष्ट किया जा सकता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। छायावाद काव्य भूमि में स्वाधीनता के पुष्प खिल रहे थे। उनकी कविताओं में कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से और कहीं कहीं लाक्षणिकता का आधार लेकर देश राग प्रकट हो रहा था। छठवीं विशेषता मुक्त छंद और नवीन काव्य भाषा है। छायावादी काव्य में नवीन भावबोध का प्रभाव छंद योजना और काव्य भाषा पर भी पड़ा। ब्रजभाषा और कोमलकांत पदावली वाली छंद योजना तत्कालीन समय को अभिव्यक्त करने में असमर्थ थी। इस युग के कवियों ने छंद की यतिगति की अवधारणा से आगे बढ़कर कविता की लय और भाव समाहार को केंद्र में रखा। ध्वनि और संगीत का समवाय कविता की आंतरिक लयबद्धता का कारण बना। मुक्त छंद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए नामवर सिंह कहते हैं कि मुक्त छंद छंद के बाह्य आडंबर से तो मुक्त होता है, परंतु उसकी लय में बंधा रहता है। छंद के बाह्य आडंबर से मुक्त वह होता ही है इसलिए कि छंद की आत्मा का अधिक से अधिक मुक्त विकास कर सके। अस्तु मुक्त छंद का अर्थ है छंद रूढ़ से मुक्ति, छंद मात्र से मुक्ति नहीं। मुक्त छंद की अवधारणा भावों की प्रबलता पर टिकी है। भावों के प्रवाह, बलाघात और इसके लिए मुद्रण की व्यवस्था ने मुक्त छंद को सार्थक बनाया। छायावादी काव्य में द्विवेदी युगीन खड़ी बोली की कविता भाव समृद्ध होकर बहुव्यंजकता को प्राप्त करती है।
काव्य भाषा में इस व्यापक बदलाव को इंगित करते हुए पंत ने लिखा है, हिंदी ने अब तुतलाना छोड़ दिया है, वह पिय को प्रिय कहने लगी है। उसका किशोर कंठ फूट गया, स्फुट अंग कट छट गए, उनकी अस्पष्टता में एक स्पष्ट झलक आ गई। इस युग में भावों की अभिव्यक्ति के लिए तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का समन्वय करने में कवियों ने संकोच नहीं किया है, अपितु आवश्यकता अनुरूप नए शब्दों को गढ़ा भी है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि छायावाद का लाडला स्वप्निल विशेषण ऐसा ही अर्ध तत्सम शब्द है। इसी तरह तंद्रिल, उर्मिल, पांशुल, स्वर्णिम आदि अनेक शब्द हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में नवीन विषय वस्तु, भावबोध, भाषा, शिल्प और सौंदर्य बोध का विकास होता है। इस नवीन दृष्टि में कल्पना की विराट चेष्टा के साथ साथ मुक्ति की प्रबल आकांक्षा व्याप्त है। साथियों, आज के पाठ में हमने छायावाद के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ के लिए हम जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।